Okay, welcome to our lecture number 6. Today we will be discussing verb. So, we have finished vowel and consonant, then noun, and then pronoun, then adjective, and today we are discussing verb. Now, what is verb? Any kind of action or movement is called verb. That means किसी भी काम या हरकत को हम क्या कहते हैं? Verb कहते हैं. जैसे you are writing a book. Now, what is you? This is subject. What is are? It's auxiliary verb. And what is writing? It's a verb. And this is your object, right? So writing is a verb. And then he will solve the problem. Now will और solve को हम क्या कह सकते हैं कि ये verb है, ये आपका helping verb है, auxiliary verb है और solve आपका action verb है. इसी तरह से was auxiliary verb है और laughing आपका verb है. अब any kind of action or movement हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें लाजमन मूवमेंट होती है ना. विदाउट मूविंग यू कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्शन. सो दैट्स वाई एक्शन एंड मूवमेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग काइंड्स ऑफ वर्ब. सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. नाउ व्हाट इज ट्रांसिटिव वर्ब? उमूमन इसको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ा जाता है, लेकिन ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं, हम इनको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव के तौर पे पढ़ते हैं. व्हाट इज ट्रांसिटिव वर्ब? इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट. ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब उस वर्ब को कहा जाता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगे. जैसे यू यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है. सिंग यहाँ पे क्या है? वर्ब है. और सांग यहाँ पे क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है. अब क्योंकि इस वर्ब सिंग के बाद ऑब्जेक्ट सांग आ गया, इसलिए हम कहेंगे सिंग वर्ब तो है, लेकिन कौन सा वर्ब है? ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है. वाई इट इज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब? बिकॉज देयर इज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर सिंग. इन अ सेम वे ही विल फ्लाई अ काइट. सो व्हाट इज फ्लाई? अ वर्ब. एंड व्हाट इज काइट? दैट्स एन ऑब्जेक्ट. तो इसी तरह से यू सा स्नेक. सा इज़ अ वर्ब एंड व्हाट इज स्नेक? दैट इज़ ऑब्जेक्ट. तो बेटा सिंग, फ्लाई और सा ट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि हमने इनके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया. दैट्स ईजी. सो व्हाट इज ट्रांसिटिव वर्ब? ट्रांसिटिव वर्ब यानी कि ऐसा वर्ब जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएं. इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है? इट टेक्स नो ऑब्जेक्ट. इंट्रांसिटिव वर्ब उसे कहा जाता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना आए. मिसाल दे आर रनिंग. देखें, दे सब्जेक्ट है, आर इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड रनिंग इज वर्ब. और इस रनिंग के बाद आपको देखें कोई ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा. That's why we would say running is intransitive verb. इसी तरह से water flows. Water is a subject and flows is a verb. And he was coming. He is a subject. Was is auxiliary verb. And coming is your verb. लेकिन इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हम इनको intransitive verb कहते हैं. Right? तो अब बेटा आपसे सवाल है मेरा, like try to see these 4 sentences. Okay? I go to Karachi. The birds are flying in the air. You are eating and he was cooking. तो what do you think? यहाँ पे go कौन सा verb है और flying यहाँ पे कौन सा verb है? इसी तरह से eating, you are eating, eating कौन सा verb हुआ और cooking कौन सा verb हुआ? Just imagine in your mind. जी, तो ये आपको ट्रांसिटिव वर्ब लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कराची क्या है? ऑब्जेक्ट है. और यहाँ पे एयर क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो इसलिए फ्लाई यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है और गो आपका ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है. ठीक है. और ईटिंग आपको यहाँ पे क्या लग रहा है? ये आपको इंट्रांसिटिव वर्ब लगेगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है. तो अगर आप कहें कि गो और फ्लाई इंट्रांसिटिव वर्ब हैं, ईट और कुक गो एंड फ्लाई ट्रांसिटिव वर्ब हैं, ईट और कुक इंट्रांसिटिव हैं, तो आप गलत हैं. बेसिकली ये जो वर्ब है यहाँ पे गो और फ्लाई, दे आर इंट्रांसिटिव वर्ब्स. और ईटिंग और कुकिंग जो है ये आपके ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं. यहाँ पे दे आर ट्रांसिटिव वर्ब्स. राइट? अब कैसे? देखें, अगर मैं आपको इस तरह पढ़ाऊँ ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब, तो बड़ी आसान और सिंपल सी बात है कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब है. तो इस तरह आप चीज़ें समझेंगे नहीं. एक्चुअली इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमेशा ट्रांसिटिव रहते हैं, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो हमेशा इंट्रांसिटिव रहते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे हैं जो ट्रांसिटिव भी होते हैं और एट द सेम टाइम इंट्रांसिटिव भी होते हैं. राइट?
अब देखें यहाँ पे गो ट्रांजिटिव वर्ब क्यों नहीं है, हालांकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। इफ़ यू रिमेंबर द फंक्शंस ऑफ नाउन, तो मैंने बेटा आपको पढ़ाया था कि आप जो नाउन होता है वो प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे गो वर्ब है, कराची ऑब्जेक्ट है, लेकिन कराची जो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब गो का है या प्रेपोजिशन टू का है? Yes, preposition to. That's why go is intransitive verb, because go is always intransitive verb. In the same way, the birds are flying in the air. अच्छा, air object है, in क्या है? preposition है, तो हम fly को यहाँ पे क्या कहेंगे? It is intransitive verb. लेकिन fly हमेशा intransitive verb नहीं होता। क्यों? ये देखें, यहाँ पे भी fly है, यहाँ पे fly के बाद object आ रहा है ना, तो fly यहाँ पे transitive verb है, क्योंकि fly के बाद kite फौरन object आ रहा है। लेकिन यहाँ पे फ्लाइंग के बाद प्रेपोजिशन इन आ रही है, तो एयर जो है इसका ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स फ्लाई एक ऐसा वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी होता है और इंट्रांजिटिव भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो हमेशा ट्रांजिटिव रहेंगे, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव रहेंगे, और कुछ वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन पर। मैं इनको इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं कह रहा, हालांकि इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, राइट। अब देखें, यू आर ईटिंग, ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? हम ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ पर जिस पे काम हो, राइट। अच्छा, यू आर ईटिंग, आप खा रहे हैं। अगर खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप क्या खा रहे हैं? दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज़ हेयर, लेकिन मैंने इसको मेंशन नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं कर रहा, इट डजंट मीन कि ईटिंग इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से ही वाज कुकिंग। अब आपको पता है कुकिंग के लिए लाजमन कोई ना कोई चीज़ हो जिस पे आप कुकिंग का काम कर रहे हो। सो आई कैन से ही वाज कुकिंग राइस, ओके। अगर मैं यहाँ पे राइस मेंशन नहीं कर रहा, दैट डजंट मीन दैट कुकिंग जो है यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। नो, इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, एक ट्रिक देता हूँ बेटा आप लोगों को। Okay, so let's discuss the
Kind number 3 of the verb, that is auxiliary verb. Now what is auxiliary verb? The definition is this: it denotes existence or state of something and also uses to form the tenses. Auxiliary verb दो काम करेगा. एक तो ये बताएगा किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस मतलब वजूद, मौजूदगी, और स्टेट यहाँ के हालत. तो एक इसका काम ये है वो किसी चीज़ की मौजूदगी और हालत को ज़ाहिर करता है. एंड आल्सो यूजेस टू फॉर्म द टेंसेस. और इसका दूसरा फंक्शन ये है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये टेंसेस बनाने के काम आता है. अच्छा, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है इन जनरल सेंस में ऑक्सिलरी वर्ब की नहीं पढ़ाई, क्योंकि इन जनरल सेंस में ऑक्सिलरी वर्ब बहुत बड़ा है. ठीक है, जस्ट लाइक सी हियर, कम टू दिस. ये जो ऑक्सिलरी वर्ब मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस ऑक्सिलरी वर्ब इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब एंड सेमी मॉडल. Now what is principal auxiliary? Be, have and do, ये आपके principal auxiliaries हैं. फिर may, might, can, could, should, ought to, must, had to, will और would या shall और should, ये आपके model verbs हैं. Semi model हैं dare, need और used to. The auxiliary verb is further divided into these 3 parts: principal auxiliary, model verb and semi model. ऊपर जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब बी की है. सो वी आर डिस्कसिंग ओनली व्हाट इज वर्ब बी. तो वर्ब बी क्या है? वर्ब बी की डेफिनेशन ये है: इट डिनोट्स एग्जिस्टेंस और स्टेट ऑफ समथिंग एंड आल्सो यूजेस टू फॉर्म द टेंसेस. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो बी है इसमें से इज, एम, आर, वाज, वर निकलते हैं. जब मैं बी को प्रेजेंट में इस्तेमाल करूँगा इज़ एम आर में चेंज हो जाएगा, पास्ट में लिखूँगा वाजवर में चेंज हो जाएगा, और जब मैं फ्यूचर में लिखूँगा तो ये अपनी फॉर्म बी में असल शक्ल में आएगा. ये एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद हैं. लेकिन बी करता क्या है? बी दो काम करेगा. एक तो एग्जिस्टेंस को शो करेगा और दूसरा स्टेट, एग्जिस्टेंस और स्टेट मीन्स, और उसके बाद ये टेंसेस बनाएगा. नाउ लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. यू आर ए टीचर. अब यू क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है. आर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है. और टीचर क्या है? कॉम्प्लीमेंट. यू आर ए टीचर क्या शो हो रहा है? एग्जिस्टेंस, मौजूदगी. दिस इज मार्कर क्या शो हो रहा है? एग्जिस्टेंस, मौजूदगी, ये मार्कर है. दिस इज वाइट बोर्ड क्या शो हो रहा है? कि वाइट बोर्ड यहाँ पे मौजूद है. तो जब हम इज, एम, आर या वाज वर्ब को शो करते हैं तो दे एक्चुअली शो द एग्जिस्टेंस, मौजूदगी किसी चीज़ की. मैं कह सकता हूँ दिस इज फैन, ओके, दिस इज लैपटॉप, कैन से दिस. अब यहाँ पे आ जाएं, ही इज़ हैप्पी. अब इसका मतलब क्या है? ही इज़ हैप्पी. ही इज़ हैप्पी मतलब वो खुश है, मतलब वो किस हालत में है? वो खुशी की हालत में. यहाँ पे इज़ ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं शो कर रहा. क्या शो कर रहा है? स्टेट शो कर रहा है. दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब बी. इट शोज एग्जिस्टेंस और स्टेट. बट ये प्रेजेंट में है. दे वर थीव्स, वो चोर थे, मतलब वो माजी में क्या थे? चोर थे. शी वॉज एंग्री, वो गुस्से में थी. वो किस हालत में थी? वो गुस्से की हालत में थी. एंड वी शैल बी प्लेयर्स, हम खिलाड़ी बनेंगे. दिस इज एग्जिस्टेंस एंड आई विल बी एक्टिव. और एक्टिव इज शोज, मैं चुस्त दूंगा, मैं चुस्त, एक्टिव मतलब दिस इज एक्चुअली शोज द स्टेट. तो देखें बेटा, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिखे हैं, यहाँ पे एग्जिस्टेंस और स्टेट के देखें. याद रखें, जब हम नाउन को पुट करेंगे तो ज़्यादातर एग्जिस्टेंस शो होगी, और जब हम एडजेक्टिव को पुट करेंगे तो दे एक्चुअली शो स्टेट. लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा काम भी है. अब ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा काम क्या है? कि भाई ऑक्सिलरी वर्ब टेंसेस बनाते हैं. अब टेंसेस कैसे बनाएंगे? नाउ सी, यू आर ए टीचर, यू आर टीचिंग इंग्लिश. अब यू आर टीचिंग इंग्लिश, ये कौन सा टेंस है? यहाँ ही इज फ्लाइंग अ काइट कौन सा टेंस है? दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, अब देखें बेटा, यहाँ पे भी आर ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे इज ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे भी आर ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे इज ऑक्सिलरी वर्ब है. यहाँ पे आर और इज क्या शो कर रहे हैं? एग्जिस्टेंस और स्टेट. यहाँ पे आर और इज क्या कर रहे हैं? टेंस बना रहे हैं. दैट्स व्हाई आई सेड इट डिनोट्स एग्जिस्टेंस और स्टेट ऑफ समथिंग एंड आल्सो यूजेस टू फॉर्म द टेंसेस. इन अ सेम वे देखें, दे वर स्टीलिंग अ कार एंड शी वाज ईटिंग फूड. ये कौन सा टेंस है? आप बता सकते हैं कि दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, एंड दिस इज योर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सी नाउ, वर मैंने यहाँ लिखा है, वाज मैंने यहाँ पे लिखा है. वर को मैंने यहाँ पे भी लिखा है, वाज को मैंने यहाँ पे लिखा है. डिफरेंस क्या है? यहाँ पे वर और वाज एग्जिस्टेंस और स्टेट शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वर और वाज क्या शो कर रहे हैं?
यहाँ पे ये टेंस बना रहे हैं जिसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. सो दिस वाज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. हम फिर अब आगे चलेंगे. ओके, so now we will be discussing the forms of verb, or even we can say them the degrees of verbs, right? Now what are forms of verb? Forms of verb से मुराद है कि फ़अल की शक्लें, right? तो फ़अल की सूरतें हैं. तो कौन सी फ़अल की सूरतें हैं? आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से. 4 हैं: प्रेजेंट इन्फिनेटिव, पास्ट इन्फिनेटिव, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. सो व्हाट इज़ present infinitive? First form. What is past infinitive? Second form. What is past participle? Third form. And present participle, that is fourth form. So first, second, third and fourth form, they are considered as the forms of verb. Now just like eat is the first form, ate is the second form, eaten is the third form and eating is the fourth form. तो ये 4 forms हो गए. ठीक है. तो बहरहाल फॉर्म्स 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं. इन पर हम नहीं जा रहे. इसी तरह से जैसे सिंग है, सेंग, संग, सिंगिंग, तो ये 4 हैं. इसमें 4 और भी ऐड कर सकते हैं फॉर्म्स. तो आपको समझ में नहीं आएगा. फ़िलहाल जब हम इन फॉर्म्स को देखते हैं तो हमें 3 पार्ट्स मिलते हैं. ईट से लेके राइट तक तीनों चेंज हैं. कट से लेके शट तक तीनों सेम है. और प्ले से लेके किक तक फिर ये भी तीनों ही सेम है. इनके साथ हम ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इस तरह क्यों हो रहा है? इसके मतलब जिस तरह मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि एडजेक्टिव जो है पॉजिटिव और कंपैरेटिव किस तरह होता है, उनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं. लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है. मतलब ईट एट में क्यों चेंज हुआ, मैं आपको एक डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की तरह रूल्स नहीं बता सकता, राइट. हाँ, ये ज़रूर है कि वर्ब को 2 चीज़ों में चेंज किया गया है ना, 2 फॉर्मेट में. एक होता है रेगुलर वर्ब और दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब. नाउ व्हाट इज़ रेगुलर वर्ब? अ वर्ब दैट टेक्स ईडी टू मेक इट्स सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इज़ कॉल्ड रेगुलर वर्ब. कोई ऐसा वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी का इस्तेमाल करें, उसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है. तो मतलब जैसे प्ले, लव और किक है, इनको हम क्या कहेंगे? ये रेगुलर वर्ब्स हैं. अच्छा, ये रेगुलर वर्ब्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए हम ईडी का इस्तेमाल करते हैं. फिर आते हैं इरेगुलर वर्ब. अब इरेगुलर वर्ब क्या है? अ वर्ब दैट डज नॉट टेक ईडी टू मेक इट्स सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब. तो इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ईडी का इस्तेमाल ना करना पड़े. तो ईट से लेके शट तक जो वर्ब्स हैं ये सब के सब इरेगुलर वर्ब हैं. ये इरेगुलर वर्ब क्यों है? क्योंकि इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम ईडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे. प्ले और जो है ये आपके रेगुलर वर्ब कहलाएंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसको हम कहेंगे एक्शन वर्ब. तो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की बेटा 2 किस्में हैं. एक डायनामिक वर्ब होता है और एक स्टेटिव वर्ब होता है. नाउ व्हाट इज़ डायनामिक वर्ब एंड व्हाट इज़ स्टेटिव वर्ब? जैसे रीड, फ्लाई, किक, डांस, इनको डायनामिक वर्ब कहा जाता है. डायनामिक वर्ब से मुराद है कि कोई भी ऐसा वर्ब, कोई काम, यानी कि जब हम करें तो हमारे जिस्म में मूवमेंट आ जाए, तो दैट इज़ डायनामिक वर्ब, राइट. मिसाल में पढ़ने का काम करूँगा तो मेरे जिस्म में मूवमेंट आएगी. अब फ्लाई का काम करेंगे, देन कम्स द सेम थिंग. किक इज़ आल्सो द सेम थिंग. बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स आर काइंड ऑफ वर्ब्स जस्ट लाइक नो, सी, बिलीव, अंडरस्टैंड एंड रियलाइज. ये ऐसे वर्ब्स हैं जब हम इनको करते हैं तो हमारे जिस्म में मूवमेंट नहीं आती. लाइक जैसे बिलीव करना, अंडरस्टैंड करना, सो दे आर नोन एज स्टेटिव वर्ब्स. ये काम जब भी आप करेंगे आपके जिस्म में मूवमेंट नहीं होगी. तो कहने की बात यह है कि दीज आर नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंसेस. दैट मीन्स जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं हम इनको कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो लाइक इफ़ आई से आर यू अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम बिलीविंग इन यू, these 2 sentences are wrong. Why these 2 sentences are wrong? Because understand and believe, they are stative verbs, and stative verbs actually cannot be used in continuous form. Okay, so this was about the action verb, dynamic and stative. Then we will be talking something about the main verb and
about helping verb. Now, what is main verb and what is helping verb? Now, try to understand that what is the exact difference between main verb and helping verb. So, I have written these sentences like he is a boy and she was a teacher, I am a singer and you should be happy and we shall be lazy. And in the same way, he is driving a car and she was teaching English and I am singing a song. So, try to understand the trick. The trick is this. Main verb क्या होता है? Action verbs and linking verbs are always main verbs. जुमले में हम जब भी action verb और linking verb का इस्तेमाल करेंगे, ये हमेशा जो है क्या रहेंगे? ये हमेशा main verb रहेंगे. लेकिन जो auxiliary verbs होते हैं, ये मेन वर्ब भी होंगे, ये हेल्पिंग वर्ब भी होंगे. तो ये थोड़ा इसका डिफरेंस होगा. मिसाल अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, आप बताएंगे सर इज़ हेल्पिंग वर्ब है. यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज़ अ मेन वर्ब है. क्यों मेन वर्ब है? क्योंकि इसके बाद दूसरा वर्ब है ही नहीं जिसके लिए ये हेल्प करे, हेल्पिंग वर्ब बने. हाँ, लेकिन यहाँ पे इज़ जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. अच्छा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि ड्राइविंग यहाँ पे एक्शन वर्ब है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुमले में जब भी एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब आ जाए, ये हमेशा मेन वर्ब कहलाते हैं. सो ही इज़ ड्राइविंग अ कार, सो ड्राइविंग इज़ योर मेन वर्ब. इन द सेम वे, शी was a teacher, she is a subject, and what is was here? Was is a main verb. Okay, why was is a main verb? As I said कि auxiliary verb दोनों काम करते हैं. Auxiliary verb main verb भी होते हैं और helping verb भी होते हैं. So when I say she was a teacher, was is a main verb here. लेकिन she was teaching English, यहाँ पे जब मैं was की बात करूँगा तो यहाँ पे जो was है वो क्या है? यहाँ पे ये आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा. वाई इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब? एज आई सेड, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग जो एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब बनता है. इन द सेम वे, एम, आई एम अ सिंगर, एम इज़ अ मेन वर्ब है. लेकिन यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब है. क्यों हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि सिंगिंग जो है एक्शन वर्ब है. एज आई सेड, एक्शन वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज मेन वर्ब्स. अच्छा, लिंकिंग वर्ब्स कौन से हैं? जैसे सीम एंड लुक्ड, दे बोथ आर मेन वर्ब्स है. होपफुली इट्स क्लियर. तो जब हम वर्ब्स की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हाउ मेनी वर्ब्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे आर 15. जस्ट लाइक वर्ब, देन ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल, एक्शन वर्ब, डायनामिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब. बट लाइक इफ आई गिव यू अ बिट हिंट, तो आप ये कह सकते हैं लाइक जैसे कि यू राइट अ बुक. तो अब देखें बेटा, एक राइट जो है ये कितने फॉर्मेट में चला जाता है. मिसाल, राइट एक वर्ब है, राइट एक एक्शन वर्ब है. ओके, राइट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, दैट मीन्स ये ट्रांसिटिव वर्ब है. ओके, अच्छा, इसके बाद राइट जो है एक्शन वर्ब है, तो मैं इसको नंबर 4 मेन वर्ब भी कह सकता हूँ. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए हम ईडी का इस्तेमाल नहीं करते, तो एट द सेम टाइम ये आपका इर्रेगुलर वर्ब भी है. सो यू राइट अ बुक, so write is a verb, it is action verb, it is transitive verb, it is main verb and it is irregular verb. So by the way, this was all about our topic today, and hopefully in your next class we will be discussing something about adverb. Thank you very much.